Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. In this video we will discuss about mass spectrometry, its introduction, its basic principle, its instrumentation and working. So let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन। मैस हम इसको कहते हैं कि एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जिसके अंदर बेसिकली जो सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है उसके गैसियस आयंस की प्रोडक्शन होती है, उसके बाद वही आयंस जो होते हैं उनकी सेपरेशन होती है अकॉर्डिंग टू मैस टू चार्ज रेशियो, एंड देन आफ्टर दैट ही आयंस की रिलेटिव अबंडेंस को मेजर किया जाता है और वो टेक्निक जो है उसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी कि इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैसियस आयंस फ्रॉम द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, their separation according to mass to charge ratio, and the measurement of relative abundance of these ions is known as mass spectrometry. और mass spectrometry को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है that is used to measure mass to charge ratio of ions is known as mass spectrometry. तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है देन व्हाई इट इज नोन एज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। बाकी जितनी भी हम टेक्निक्स देखते हैं हम कहते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो फिर हम इसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ही क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इस टेक्निक में कोई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं होती। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उसके साथ टर्म यूज करेंगे जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी, लाइट यूज होगी, लेकिन इन दिस टेक्निक नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज इन्वॉल्व्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेक्ट्रोमेट्री रादर देन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन बाज लोग इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, तो बिकॉज द रिजल्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइक अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, सो दैट्स व्हाई इसको कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, लेकिन इसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं। स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो सही टर्म है। उसके बाद है जी, अब हम ये देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो बेसिकली उसके यूजेस क्या है, वो किस लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है जी, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड्स बाय मेजरमेंट ऑफ देयर मैस बाय मैस टू चार्ज रेशियो। यानी कि मैस टू चार्ज रेशियो को मेजर करके हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकते हैं। एक इसका ये यूज हो गया। अभी आगे हम ये देखेंगे किस तरह से ये चीज होती है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स बाय देयर मैस टू चार्ज रेशियो। यानी कि मैस टू चार्ज रेशियो के थ्रू हम फ्रेगमेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद है नो अबाउट आइसोटोप्स। अब एज वी नो कि आइसोटोप्स जो होते हैं दे हैव देयर डिफरेंट मास, और इसमें जो सेपरेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो ही होती है। सो इस टेक्निक के थ्रू हमें एक आइसोटोप्स का पता चलता है, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा आइसोटोपिक अबंडेंस के बारे में कि कौन सा आइसोटोप कितना अबंडेंट है वो हमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चलता है। सो ये है इसके यूजेस। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हम बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है हम उसको अंडर हाई वैक्यूम उसको बम्बार्ड करवाया जाता है विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं, और वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो अब
जो इलेक्ट्रॉन हम बम्बार्ड करवा रहे हैं उसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है वो है जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं उनकी एनर्जी कितनी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी हाई एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने के लिए एक मॉलिक्यूल से जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इनफ है, लेकिन जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हम बम्बार्ड करवा रहे हैं वो उनकी कितनी एनर्जी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो अब क्या होगा, एक मेरे पास हम देखते हैं कि जैसे ये मैंने कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसको मैंने स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डाला, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने करवाई बम्बार्डमेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और उनकी जो एनर्जी है वो है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ही आयनाइजेशन हो जाएगी, मींस वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा कि जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे और आके वो क्या करेंगे, हम उनकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है ना, तो वो जब स्ट्राइक करेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो एक मतलब उस कंपाउंड में से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नॉकआउट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी एनर्जी को यूज करके, मीन्स वो जो 70 इलेक्ट्रॉन वाले थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बम्बार्ड करवाई उनकी एनर्जी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नॉकआउट हो जाएगा, और उसके बाद पीछे जो चीज बचेगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल अब हमारा हो जाएगा। अब देखें बेसिकली क्या कि जब उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या किया कि मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने क्या किया, जब वो स्ट्राइक किए उस कंपाउंड के साथ तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या चीज बची कि क्योंकि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, यानी कि ये चीज क्या बन जाएगी, इस तरह बन जाएगी। एक क्या है जी, रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो गया, तो उसकी जगह आ गया हमारे पास प्लस का चार्ज आ गया। तो इस चीज को हम लोग कह देते हैं रेडिकल कैटाइन, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन था उसकी जगह पे अब आ गया प्लस का चार्ज, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं रेडिकल कैटाइन। अब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि हम बम्बार्ड करवा रहे हैं और एक वो इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ फिर नॉकआउट हुआ है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि नॉकआउट हुआ है, तो ये मिलके हम फाइनली क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, सही। उसके बाद अब हम लोगों ने ये बोला था कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको बम्बार्ड करवा रहे हैं, तो कुछ एनर्जी जो होगी वो तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ और एनर्जी जो एनर्जी रह गई है अभी, मीन्स जो एनर्जी बाकी है वो एनर्जी फर्दर क्या होगा कि ये जो रेडिकल कैटाइन है, ये रेडिकल कैटाइन वो एनर्जी जो रह गई है उस एनर्जी को यूज करके फ्रेगमेंटेशन करेगा, मींस क्या करेगा, फ्रेगमेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा, सही। अगर हम अब इसी की समराइज करें इसी सारी चीज को, तो हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके ऊपर ये बेसिकली क्या है, हम कहते हैं कि कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करवाते हैं, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की करवाई बम्बार्डमेंट। जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसमें से लेके निकल जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को कर देगा नॉकआउट, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ये लेके निकल जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए पीछे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो निकला है उस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा जी, प्लस का चार्ज। अब क्या बन गया हमारे पास, रेडिकल कैटाइन। अब वो कुछ एनर्जी जो रह गई है, अब ये रेडिकल
कैटाइन उसी एनर्जी को यूज करेगा और ये क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन बनाएगा, ये फ्रेगमेंट आयंस। फ्रेगमेंट आयंस बेसिकली आप किस तरह के होंगे, ये अपने फ्रेगमेंट्स बना लेगा। एक फ्रेगमेंट इसका होगा कैटाइन और जो दूसरा फ्रेगमेंट होगा दैट विल बी रेडिकल। दो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो दूसरा वाला होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब उसके बाद हम आ जाते हैं वर्किंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में वर्किंग इंस्ट्रूमेंटेशन हम इकट्ठी बात करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि एक सैंपल इनलेट होता है। जो सैंपल इनलेट होता है उसमें से हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब सैंपल जो होता है हमारा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर तो हमारा जो सैंपल है वो गैस में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा सैंपल सॉलिड या फिर लिक्विड में होता है तो उसकी वेपराइजेशन की जाती है। उसके बाद सैंपल इनलेट के बाद जब हमारा सैंपल आगे को जाता है तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो होती है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली क्या करती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है और ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बम्बार्ड होते हैं, यानी कि आके लगते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने जो चीज ली हुई है, लेट्स सपोज हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने लिया है वाटर, ठीक है। वाटर को हम लिखते हैं, अब जो हमारा वाटर है वो बेसिकली इस फॉर्म में मौजूद है, दैट इज HOH। जब इलेक्ट्रॉन गन में बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आके बम्बार्ड करेंगे हमारे इस वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल को जब बम्बार्डमेंट करेंगे तो इससे क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होगी। यहाँ पर बेसिकली बनते हैं आयंस, आयनाइजेशन यहाँ पर होती है। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल में अगर हम पॉसिबिलिटीज देखें, टोटल पॉसिबिलिटीज वाटर के मॉलिक्यूल में कितनी हो सकती हैं। अगर तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आकर बम्बार्ड कर रहा है तो हम कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि OH टाइम बन जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। अगर हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी बॉन्ड के ऊपर आके अटैक कर सकते हैं, सारे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बम्बार्ड हो रहे हैं। तो डिफरेंट जितनी पॉसिबिलिटीज वाटर के वो मैं आपको बता रही हूँ। एक OH पॉजिटिव हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है रेडिकल की वाटर के मॉलिक्यूल में एक ये वाला कैटाइन बन सकता है H पॉजिटिव। एक पॉसिबिलिटी ये है कि O पॉजिटिव बन जाए और एक पॉसिबिलिटी क्या है जी, H2O पॉजिटिव रेडिकल कैटाइन जो है वो बन जाए। So these all are the possibilities for the fragmentation of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल में ये चार पॉसिबिलिटीज ही जो है ये हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब आकर बम्बार्ड करेंगे तो हमारे पास कैटाइन्स बन जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, एक्सेलरेटर लगा होता है। एक्सेलरेटर में बेसिकली क्या होता है कि स्लिट्स लगी होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो इन स्लिट्स में, एक्सेलरेटर्स में जो नेगेटिवली चार्ज स्लिट्स होंगी वो नेगेटिवली चार्ज स्लिट्स क्या करेंगी बेसिकली, क्योंकि जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, जो पीछे आप इलेक्ट्रॉन गन में फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स होंगे ये नेगेटिवली चार्ज स्लिट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से मतलब ये जो एक्सेलरेटर है ये बेसिकली इन कैटाइन्स को आगे आने में हेल्प करता है। इन्हीं की वजह से एक्सेलरेटर इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से ही जो हमारे कैटाइन है वो आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सिलेक्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है और साथ ही इसके मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ये ऊपर नहीं है बल्कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये अगर वर्टिकल है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। यानी कि ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं ये क्या होती हैं,
परपेंडिकुलर होती हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली करता क्या है कि एक खास स्पीड के जो हमारे पास कैटाइंस होते हैं उनको आगे जाने देता है, क्योंकि अगर जो तेज स्पीड के जो आ रहे हैं, तेज वेलोसिटी से जो मूव करते हुए आ रहे हैं, वो तेजी से डिटेक्टर के साथ जाके लगेंगे, और जो स्लो स्पीड से आ रहे हैं वो हल्के से जाके लगेंगे। तो एज अ रिजल्ट जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा, डिटेक्टर उसको इतना अच्छा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से एक खास वेलोसिटी के जो कैटाइंस होते हैं सिर्फ उनको गुजारा जाता है यहाँ से। सो अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज FM, इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखें तो इट इज बेसिकली QV एंड B। QV एंड B। Q जो है ये चार्ज है, V रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और B जो है दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। और FE हमारे पास क्या होता है जी, QE। E क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q हमारे पास क्या है जी, चार्ज है। अब इसमें अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस, FM यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि ऐसे कैटाइंस जो हमारे मॉलिक्यूलर आयन है ऐसे जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी कम होगी वो कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। अब वो वाले आयंस जो कि इधर आ रहे हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा वेलोसिटी से आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिनकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो तो मैग्नेट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिनकी वेलोसिटी कम है वो फिर किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा स्पीड वाले भी आगे नहीं जाएंगे और कम स्पीड वाले भी आगे नहीं जाएंगे। तो एक खास स्पीड वाले जो कि एक मीडियम से स्पीड होगी, उस स्पीड वाले जो आयंस होंगे सिर्फ वो आगे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। आगे फर्दर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अब जो हमारे आयंस हैं वो आगे इस जगह, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे होते हैं और वो मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बेसिकली इस जगह पर क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू QVB एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाय R। तो पहले अगर हम देख लें यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे होते हैं और वो मैग्नेट बेसिकली क्या करते हैं, और वो मैग्नेट उनकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो करती है इनकी डिफ्लेक्शन। जो आयंस आ रहे होते हैं, जो छोटे साइज का चार्ज होगा, जो छोटा आयन होगा वो ज्यादा इफेक्ट होगा उस सेंट्रीपिटल फोर्स से, यानी कि उसकी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। और जो बड़े साइज का कैटाइन होगा वो कम इफेक्टेड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड, उस सेंट्रीपिटल फोर्स से। सो उसकी डिफ्लेक्शन जो होगी वो कम होगी। जो छोटे चार्ज का होगा, जो जिसका M बाय चार्ज रेशो जो होगी वो कम होगी, मास टू चार्ज रेशो, वो बेसिकली क्या होगा, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। और जिसकी मास टू चार्ज रेशो ज्यादा होगी वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स and magnetic field is equals to QVB is centripetal force is equals to MV square by R। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये V जो होगा इस V से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, QB is equals to MV by R। तो अगर यहाँ से हम रेडियस निकालें सो इट विल बी इक्वल्स टू MV by QB। सो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि
रेडियस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा जब वो डिफ्लेक्शन करेगा तो उसका रेडियस जो होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ज्यादा होगा। सो इस तरह से हम रेडियस, ये जो डिफ्लेक्शन डिफरेंट एंगल पे ये सारे कैटाइन आके डिटेक्टर को अटैक कर रहे हैं, सो इस वजह से हम यहाँ से इन सब का रेडियस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को रेडियस पता है सो वी कैन फाइंड आउट द मास टू चार्ज रेशियो, और वी कैन फाइंड आउट द मास, और अगर हम लोगों को मास टू चार्ज रेशियो पता है सो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये चीज आ गई। उसके बाद जब फर्दर ये सारे डिफरेंट एंगल पर आकर इसके ऊपर आकर डिटेक्टर के ऊपर आकर लगेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर सिग्नल प्रोड्यूस होगा। तो जब सिग्नल प्रोड्यूस होगा डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा, और जब डिटेक्ट करेगा तो वो हमें रिजल्ट देगा एज अ स्पेक्ट्रम। कंप्यूटर के ऊपर हमारा स्पेक्ट्रम के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर ये बेसिकली वही चीज दिखाएगी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होगा, यहाँ से हम सैंपल को इनलेट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, अगर वो गैस में नहीं है, गैस फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। वेपराइज होने के बाद उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उनको बम्बार्ड करवाएंगे, और फिर उसके बाद जब वो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे फिर आयन एक्सेलरेटर है जहां पे स्लिट्स लगी होती हैं, जो कि क्या होगी कि इसमें नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स भी होंगी। वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स होने की वजह से जो फ्रेगमेंट्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर क्या होगा, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली बात, फिर उसके बाद उनकी डिफ्लेक्शन होगी, और डिफ्लेक्शन होने के बाद फाइनली क्या होगा, डिटेक्टर के ऊपर आकर वो सारे डिफरेंट रेडियस से जो होंगे वो उसके ऊपर आकर लगेंगे, और फाइनली वी विल गेट द स्पेक्ट्रम। अब अगर हम लोग देख लें तो स्पेक्ट्रम इसका किस तरह से होता है। स्पेक्ट्रम में बेसिकली जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो होती है, मास टू चार्ज रेशियो एक्स एक्सिस पर होती है, और वाई एक्सिस जो होती है वो रिलेटिव अबंडेंस को शो करती है। लेट्स सपोज कि जैसे कि हम लोगों ने वाटर की एग्जांपल की, तो अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा एक फ्रैगमेंट जो है दैट इज H2O डॉट प्लस, तो ये जो है एक हमारा फ्रैगमेंट बना था, ये एक हमारा फ्रैगमेंट बना जी OH प्लस बना था, और एक हमारा फ्रैगमेंट बना था H प्लस, और एक कौन सा हमारा फ्रैगमेंट हम लोगों ने बोला था जी O प्लस। तो ये हम लोगों ने बोला था कि वाटर के फ्रैगमेंट्स की पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा फ्रैगमेंट है जी H2O प्लस वाला, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम, ये तो एक जनरल सा मास स्पेक्ट्रम दिखाया गया ना, अगर हम इसकी बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर अगर हम खुद से स्पेक्ट्रा बना लें एक, तो इसमें H2O प्लस यहाँ पे क्या होगा M/Z, और इधर क्या होगा जी रिलेटिव अबंडेंस। सो अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बनाए H2O प्लस, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो यहाँ पर एक पीक आएगी 18 पर, दिस विल बी 18, क्योंकि इसका M/Z, तो इसका M/Z जो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट ही होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो इसकी पीक आएगी 18 पर। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है जी OH प्लस, O इज इक्वल्स टू 16, O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, और H का कितना होता है 1, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17, तो इसकी एक पीक आएगी 17 पर। यहां पर हम बना देते हैं ये पीक आएगी इसकी 17 पर इसकी पीक आ गई OH प्लस की। उसके बाद अब हम लोगों ने बोला कि एक जो होता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है O प्लस की, तो O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, सो एक पीक हमारे पास आएगी 16 पर, ये एक पीक हम कहते हैं जी आएगी 16 पर, और एक जो हमारा फाइनल, एक और जो हमारा फ्रैगमेंट था वो क्या है जी H प्लस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, सो एक पीक हमारी आएगी यहाँ पर 1 पर। ये मैंने जस्ट रैंडम सा एक स्पेक्ट्रा बनाया है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये अपने पीक्स जो हैं वो बना लिए हैं कि कितनी कहाँ पे पीक आ सकती है, ठीक है। ये हम लोगों को मास टू चार्ज रेशियो से पता चल जाता है, मॉलिक्यूलर वेट से हम बता सकते हैं, ठीक है।
और रिलेटिव अबंडेंस, वाई एक्सिस हम लोगों को बताता है रिलेटिव अबंडेंस। तो अगर हम इस स्पेक्ट्रम में देखें, जो कि मैंने रेंडम सा बनाया है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है OH प्लस की। हाईएस्ट पीक होने का मतलब ये है कि जो OH प्लस है वो इन सब में हाईली अबंडेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा अबंडेंट, जो ज्यादा अमाउंट में फ्रेगमेंट यहाँ पे बनी है वो कौन सा फ्रेगमेंट बना है, OH प्लस का फ्रेगमेंट बना है। सो इस तरह से हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अपने स्पेक्ट्रम की। So this was all about the introduction of the mass spectrometry, and we also discussed about instrumentation and working. I hope so कि आप लोगों को clear हो गया होगा। If any question, ask in the comment section and I'll answer them as soon as possible. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम different compounds की fragmentation के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.